we will start the last lecture of autonomic nervous system. देखिए इसमें कल जो हमने डिस्कस की थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि सिंपैथेटिक सिस्टम में देखिए दो तीन बातें हैं जो इस क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम वो होता है जिसमें मेनली एड्रेनलिन काम करते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच मेनली वर्क इन सिंपैथेटिक सिस्टम। एड्रेनलिन ये अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर पे काम करता है। अल्फा रिसेप्टर्स कितने होते हैं? दो, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। वेरी गुड। हमने ऐसे ड्रग्स भी पढ़े थे कि अल्फा 1 को एक्टिवेट करते हैं और कुछ ड्रग्स ऐसे थे कि अल्फा 1 को इनहिबिट भी करते हैं। अल्फा 1 को एक्टिवेट करने वाले ड्रग अल्फा 1 एगोनिस्ट थे और अल्फा 2 एगोनिस्ट। फिर हमने उसके बाद अल्फा ब्लॉकर्स पढ़े, तो अल्फा 1 ब्लॉकर्स भी थे और अल्फा 2 ब्लॉकर्स भी थे। और कुछ ड्रग्स ऐसे भी पढ़े थे जो दोनों को ब्लॉक कर सकता है, उसको नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं, ठीक है। फिर कल हमने डिस्कस किया था बीटा रिसेप्टर्स के बारे में। तो ऐसे ड्रग जो बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करे तो वो बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, स्पेशली बीटा 2। बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाले सल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटारोल, फॉर्मेट्रोल एंड सल्मेट्रोल होते हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है एंड वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बीटा ब्लॉकर्स है। कि मतलब अगर हम ऐसे ड्रग्स दें जिससे हम बीटा रिसेप्टर को क्या करें, ब्लॉक करें, तो पेशेंट को क्या होगा और किन किन कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो बीटा ब्लॉकर के ऊपर एक बड़ा सा टेक लगाए और इम्पोर्टेंट लेके, क्योंकि बीटा ब्लॉकर से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज का टॉपिक छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो लिखे व्हाट इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स देखिए जनाब, दीज एजेंट्स mainly inhibit बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर से मुराद में भी बीटा 1 एंड बीटा 2, ये हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो बीटा 1 रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट इन दी हार्ट। ये कहाँ पे होता है? हार्ट में। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर दे ताकि ये लेक्चर आसान हो जाए। बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हार्ट। अगर हम हार्ट के अंदर बीटा 1 को एक्टिवेट करें, क्या करें? एक्टिवेट, इट विल इंक्रीज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को क्या करेगी? ज़्यादा। अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो बीपी भी क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि बीटा 1 एक्टिवेशन इन द हार्ट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको कम करने के लिए हम बीटा क्या देंगे? ब्लॉकर्स देंगे, क्योंकि बीटा 1 एक्टिवेशन कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि बीटा 1 रिसेप्टर इज आल्सो प्रेजेंट इन द किडनी। ये कहाँ पे है? किडनी। अगर हम बीटा 1 रिसेप्टर को किडनी में एक्टिवेट करें, इट विल इंक्रीज रेनिन। ये किसको बढ़ाएगा? रेनिन को बढ़ाएगा। और याद रखें, इस तरह मल्टीपल स्टेप्स के जरिए आगे जाकर एक हार्मोन रिलीज होगी जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या? एल्डोस्टेरोन। तो आप लोग सिर्फ इतना भी याद रखें कि जब भी किडनी से रेनिन आती है तो ये रेनिन जाकर आखिर में एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन है। और इस एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि इट विल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये किडनी से जाके सोडियम और वाटर की क्या करता है? रिटेंशन। और अगर हम बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर की मिकदार को बढ़ाए तो बीपी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है चाहे हम बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में एक्टिवेट करें या किडनी में एक्टिवेट करें, दोनों की वजह से इवेंचुअली ब्लड प्रेशर क्या होती है? हाई होती है। ये बात समझ रहे कि नहीं? तो ये पॉइंट्स पहले आप लोगों को आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, हाँ जी, ये बीटा 1 एक्टिवेशन से होता है। किससे? एक्टिवेशन। बीटा 1 आपने एक्टिवेट कर दिया हार्ट में तो बीपी क्या होगी? ज़्यादा। आपने बीटा 1 एक्टिवेट किया किडनी में तो बीपी क्या होगी? हाई। तो जिसका बीपी पहले से हाई है तो उसमें हम बीटा 1 को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। इसलिए हाइपरटेंशन में हम क्या यूज़ करेंगे? बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट। फिर लेके बीटा 2, हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स भी है। तो बीटा 2 के लिए इंपॉर्टेंट याद रखें,
प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, ये कहाँ पे होते हैं? ब्लड वेसल्स। अगर हम बीटा 2 को ब्लड वेसल में एक्टिवेट करें, कैन काज वेरी गुड वेजो डायलेशन, ये क्या करता है? वेजो डायलेशन, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम बीटा टू ब्रोंकस में भी है, कहाँ पे? ब्रोंकस, जो एयर वे है लंग्स की तरफ जा रही है। हाउ मेनी लंग्स वी हैव? टू लंग्स आर बीटा 2, इस तरह याद रखें। इसका मतलब ये है कि ब्रोंकस में भी बीटा 2 है। एंड अगर हम बीटा 2 को ब्रोंकस में एक्टिवेट करें, कैन काज ब्रोंको डायलेशन, ये क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन। मैं एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम बीटा 2 को एक्टिवेट करें ब्रोंकस में तो वो क्या करेगी? ब्रोंको डायलेशन करेगी। लेकिन अगर हम बीटा 2 को ब्रोंकस में ब्लॉक करेंगे तो फिर क्या करेगी? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इसलिए बीटा ब्लॉकर आस्थमा में नहीं दे सकते। क्लियर है कि नहीं? और नंबर लास्ट इसमें लेके बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आई, ये कहाँ पे होती है? आईज में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। और आईज के अंदर जिस एरिया पे बीटा 2 होता है इसको हम कहते हैं सिलियरी बॉडी। क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी का काम एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन है। क्या है? एक्वस ह्यूमर। हमारे आंखों में आईज के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है, मतलब उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। वो एक्वस ह्यूमर आंख में बनती भी है लेकिन उसको ड्रेन भी होना पड़ेगा। अगर आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो बनती जाए लेकिन वो आंख से ना निकले, तो जब फ्लूइड ज़्यादा होंगे तो आंख के ऊपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। इसको ग्लूकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के अंदर आंख में प्रेशर को कम करने के लिए हमने एक्वस ह्यूमर को क्या करना है? कम करना है। तो उस हमने आई के अंदर किसको ब्लॉक करना है? बीटा 2। लेकिन अगर हम बीटा 2 को सिलियरी बॉडी पे आईज के अंदर क्या करें? एक्टिवेट करें, इंक्रीज एक्वस ह्यूमर, ये क्या बनाता है? एक्वस ह्यूमर। और जितना एक्वस ह्यूमर बनेगा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द यूट्रस, कहाँ पे होता है? यूट्रस में। याद है कि नहीं? और बीटा 2 को अगर हम यूट्रस में एक्टिवेट करें तो इट विल रिलैक्स द यूट्रस। ये यूट्रस क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो वी कैन से इट डिक्रीज यूटराइन टोन्स। ये टोन्स मीन कंट्रैक्शन को कम करता है। अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आगे ड्रग्स सुपर इजी है। अब हम ये ड्रग्स पढ़ेंगे, आप खुद बताएंगे इसके सर इसका आंसर क्या है, ये कहाँ पे है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात में अगर इसको सम अप करूँ, बीटा रिसेप्टर्स वैसे 3 तरह के होते हैं, लाइक बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। लेकिन बीटा 3 इज क्लिनिकली लेस इम्पोर्टेंट। लेकिन नॉलेज के लिए अगर सिर्फ आपसे कोई ये पूछे कि बीटा 3 कहाँ पे होता है? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे होता है? एडिपोज, द टिश्यूज विच कैन स्टोर द फैट्स, उसमें बीटा 3 होता है लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं है। आज एक आंसर दे दें, अगर बीटा 1 रिसेप्टर को हम एक्टिवेट करें हार्ट में और किडनी में तो उससे इवेंचुअली ब्लड प्रेशर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मैं जब बीटा 1 ब्लॉकर की बात करूंगा वो हम तब देंगे जब हम बीपी को कम करना चाहेंगे। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर एक बंदा है उसमें जनाब वेसल की क्या हुई है? डायलेशन, तो उसका एक रीज़न ये है कि हमने किसको एक्टिवेट किया था? बीटा 2। लेकिन अगर हमने वेजो क्या करना है? कंस्ट्रक्शन, तो इसको क्या करना होगा? तो बीटा ब्लॉकर यूज फॉर वेजो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बीटा 2 कैन काज वेजो डायलेशन, तो उसको ब्लॉक करने से वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। बात समझ रहे कि नहीं? अनदर पॉइंट, बीटा 2 को अगर हम एक्टिवेट करें ब्रोंकस में तो क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन। तो आस्थमा पेशेंट में पहले से क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। अगर हम बीटा 2 को ब्लॉक करें, बीटा 2 को एक्टिवेट करने से क्या होता है? ये सारे जो इफेक्ट है ये सारे ये ब्लॉक की वजह से कि एक्टिवेट, ये एक्टिवेट है कि बीटा 2 एक्टिवेट कैन काज ब्रोंको डायलेशन। लेकिन अगर हम बीटा ब्लॉक कर देंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और आस्थमा पेशेंट में पहले से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए आस्थमा पीपल आर नॉट फिट फॉर बीटा ब्लॉकर। वो बीटा ब्लॉकर तो नहीं ले सकते क्योंकि आस्थमा पेशेंट में पहले से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है और बीटा ब्लॉकर और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेगी तो मसला बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। ओके, आइस के अंदर अगर हम बीटा 2 को एक्टिवेट करें तो एक्वस ह्यूमर क्या होगा? ज़्यादा। और अगर आंख में एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा हो जाए उस डिजीज़ को ग्लूकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोमा। अब याद रखें, इधर एक हॉस्पिटल है ये अडियाला वाली साइड पे, वो ट्रस्ट वाला आई अल शिफा वाला, इसके अंदर 2 हफ्ते पहले मैं खुद गया था। इस
बीटा ब्लॉकर, इसमें एक बीटा ब्लॉकर यूज होता है टीमोलोल। कौन सा? टीमोलोल। इसके ऊपर पूरा सेमिनार था, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान के हर सिटी से जिसके अंदर ग्लूकोमा होता है। इसमें आंख की जो प्रेशर है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा। उस प्रेशर ज़्यादा का मतलब किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा? एक्वस ह्यूमर। तो अगर हमने प्रेशर कम करना है तो हमने आई ड्रॉप्स की शक्ल में ऐसा ड्रग देना है ताकि वो आई के अंदर किसको ब्लॉक करे? बीटा 2। क्लियर है कि नहीं? अनदर पॉइंट, अब यूट्रस अगर कंट्रैक्ट हो रही है तो उसको रिलैक्स करने के लिए भी हम क्या दें? अब यूट्रस को रिलैक्स करना बीटा 2 एगोनिस्ट का काम, तो ब्लॉकर की वजह से यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाती है। समझ गए कि नहीं? ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स थे। अगर ये आप लोगों को समझ में आ चुके हैं तो आगे ड्रग पढ़ना आसान है। इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, 30 सेकंड ले ले और अपने कॉपी में एक दफा इससे नजर दोहराए कि बीटा 1 से क्या होता है बीटा 2, फिर मैं ड्रग लिखता हूँ यहाँ पे, फिर ड्रग बहुत आसान हो जाएंगे। शाबाश, 30 सेकंड का टाइम ले ले और इसको देख ले। कौन सा? अब एक ड्रग लेते हैं ना, उससे अगर हम किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो उसका कितना टाइम है, उस टाइम के बाद वो ड्रग खत्म होगा, रिसेप्टर फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ये टेम्परेरी होता है। शाबाश, इसको 30 सेकंड दे के ताकि आसान हो जाए अपने कॉपीज के अंदर। मैं फिर ड्रग लिखता हूँ यहाँ पे। ओके जी, क्लियर है? ओके, अब देखिए ड्रग्स की तरफ आते हैं। अब हमने ऐसे ड्रग देने हैं जिससे हम बीटा रिसेप्टर को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। अब बीटा रिसेप्टर 2 है, 1 भी है और 2। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि वो 1 को ब्लॉक कर सकते हैं, 2 को ब्लॉक नहीं कर सकते, तो वो सेलेक्टिव हो। बात है नहीं? मैंने क्या पढ़ा अभी? हाँ, व्हाट इज बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर? ओके ओके ओके, सही है। इधर फोकस करें। एक्चुअली जो बीटा 1 ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा 1 सुन ले, वो सिर्फ बीटा 1 पे काम करते हैं और बीटा 1 मेनली वो ब्लॉक करते हैं हार्ट में। कहाँ पे? इसको हम कहते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, क्योंकि वो सिर्फ सेलेक्टिवली उस बीटा पे काम करते हैं जो कहाँ पे होता है? हार्ट। तो उसको कार्डियो सेलेक्टिव कहते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे बनाए गए हैं कि वो 1 पे भी काम करते हैं और 2 पे भी, उसको नॉन सेलेक्टिव कहते हैं। तो देखिए बीटा ब्लॉकर, इसके लेके जनाब टाइप्स, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। तो यहाँ पे लेके सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, और इस साइड पे लेके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। देखिए these agents mainly block beta 1 in heart and rarely या बस बीटा 1 इन द हार्ट। इसका मतलब यह है कि जो सेलेक्टिव होते हैं इसका बीटा 1 एक्टिविटी फॉर मोर ग्रेटर देन बीटा 2 एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि सेलेक्टिव से मुराद ये वो ड्रग है किसने सिर्फ और सिर्फ मेनली किस पे काम करना होता है? बीटा 1। बीटा 2 पे ये ड्रग बहुत ना होने के बराबर काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कहते हैं। इसमें लेके these agent block equally, हाँ जी, equally बीटा 1 एंड बीटा 2। इसका मतलब यह है कि these agent equally is equal to बीटा 1 is equal to बीटा 2। ये जितना काम बीटा 1 पे करते हैं उतना ही काम बीटा 2 पे, इसलिए दोनों में कोई सिलेक्शन नहीं करती। ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। यार देखिए हमारे बॉडी में हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर भी है और बीटा 2। आपने एक ड्रग दे दिया, ड्रग ए। अब इस ड्रग ने जाकर बॉडी में देखा कि 1 भी है और 2 भी है, लेकिन इस ड्रग ने दोनों में सेलेक्ट किसको किया है? 1 को। तो ये सेलेक्टिव होगा कि नॉन सेलेक्टिव? सेलेक्टिव होगा। लेकिन मैं एक ड्रग देता हूँ बी, इसने इसको भी ब्लॉक किया है और इसको भी ब्लॉक किया है, तो ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव है। क्लियर है कि नहीं?
अब आते हैं कि सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन कौन से हैं, तो लेके एजेंट्स, तो इसमें जनाब ड्रग्स कौन कौन से आते हैं, एंड व्हाट आर द ड्रग विच प्रेजेंट इन द सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इसमें पहले लेके एसी ब्यूटालोल, इसमें जो पहला ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड एसी ब्यूटालोल, ठीक है। नेक्स्ट लेके एटिनोलोल, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, दैट इज कॉल्ड एटिनोलोल। इसमें एस्मोलोल, कौन सा ड्रग आता है, वेरी गुड, एस्मोलोल, ठीक है, एंड मिटोप्रोलोल, इसके अंदर क्या आता है, मिटोप्रोलोल। ये जो ओल की फैमिली है, ओल, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एसी ब्यूटालोल। इसके बाद जनाब एटिनोलोल, एस्मोलोल एंड मिटोप्रोलोल। इसमें ब्यूटॉक्सोलोल भी है लेकिन वो रेयरली यूज होता है, ठीक है जी। ये चार आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आते हैं उन ड्रग्स की तरफ जो हमारे पास क्या है, शाबाश, नॉन सेलेक्टिव है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में याद रखें नंबर 1 दैट इज कॉल्ड नेविडालोल, नेविडालोल, प्रोप्रानोलोल, जिसको एंड्राल कहते हैं, ठीक है, एंड्राल टैबलेट, ये प्रोप्रानोलोल है और ये नॉन सेलेक्टिव है। एंड्राल की टैबलेट जो लोग लेते हैं वो बीटा 1 पे भी काम करते हैं और बीटा 2 पे, और आप लोगों को पता है कि बीटा 2 पे काम करने वाले ब्रोंको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, इसलिए एंड्राल आस्थमा में यूज नहीं करते, ठीक है जी। और नेक्स्ट देखें, इसमें अनदर इज दैट इज कॉल्ड पेंडोलोल, ठीक है, पेंडोलोल एंड टीमोलोल, पेंडोलोल एंड टीमोलोल। ये टाइमोलोल या टीमोलोल, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसमें जिसको मैं स्टार बनाऊंगा वो आप लोगों के एग्जाम्स में इंशाल्लाह आएंगे और ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अगर इनमें से आप किसी ड्रग को, इसका जो ब्रांड नेम है ये एटिनोलोल के नाम से भी आता है, ब्रांड नेम, आप किसी भी शॉप वाले को एटिनोलोल दे दे तो आपको देगा। एक पेशेंट है, घर में सीख ले, एक पेशेंट है उसका रिसेंटली ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हुआ है, उसका बीपी चेक करने के बाद 150/90, 150/85, वैसे नॉर्मली सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए, लेकिन 120 से अगर ब्लड प्रेशर 140 पे भी चला जाए इसको हम जनाब ड्रग नहीं देते, वे नॉर्मल है। 140 को अगर सिस्टोलिक क्रॉस करें और 85 को डायस्टोलिक क्रॉस करें उसको हम माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। तो 140 से 160 के दरमियान ये क्या है, माइल्ड है, 160 से 180 के दरमियान मॉडरेट है, और 180 से 200 के दरमियान सीवियर है, और 200 प्लस को हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। माइल्ड हाइपरटेंशन, उसमें दर्द होता है सर में, थोड़ा सा इंसान जो है ना इरिटेबल होता है। आप माइल्ड हाइपरटेंशन घर में ट्रीट करना चाहें तो उसको आप एटिनोलोल की टैबलेट ला के दें। ये जेफनोल के नाम से भी आता है और नॉर्मल एटिनोलोल के नाम से भी आता है, ठीक है जी। ये बहुत कॉमनली यूज होता है माइल्ड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। और उस बंदे को अगर आस्थमा वगैरह है, COPD है, तो वो उसमें सेफ है क्योंकि दिस ड्रग मेनली एक्ट ऑन दी बीटा 1 रिसेप्टर, इसका बीटा 2 एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको पल्पिटेशन है या उसको ब्लड प्रेशर भी हाई है, उसको एंजाइटी भी है, तो आप फिर टैबलेट एंड्राल भी दे सकते हैं, लेकिन एंड्राल तब देंगे जब पेशेंट को पहले से आस्थमा ना हो। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। दिस वन एस्मोलोल, ये एग्जाम में आता है, मिटोप्रोलोल एग्जाम में आता है, ठीक है, प्रोप्रानोलोल, ठीक है, एंड टीमोलोल। ये 2 ड्रग इसमें याद रखें और 2 इसमें याद रखें। दीज आर कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके MCQs नंबर 1, MCQs नंबर 1 में लेके which beta blocker used in OT, ऑपरेशन थिएटर, टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। शाबाश। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक पेशेंट है वो OT में है, उसका सर्जरी होनी है और उसका BP एकदम हाई हो गया तो हम हाई ब्लड प्रेशर में सर्जरी नहीं कर सकते, तो ऐसा ड्रग देंगे जो BP को भी कम करे और उस बंदे को जनाब सर्जरी के लिए भी फिट कराए। तो हम कौन सा बीटा ब्लॉकर देंगे, एस्मोलोल। एक्सीलेंट। एस्मोलोल इसलिए देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट एक्टिंग। ये क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग। यहाँ पे लिखे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसमें S है तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो इसके शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इस वजह से दैट इज यूज्ड इन द OTs। क्लियर है, नंबर 1 पॉइंट।
नंबर 2 लिखे MCQs के विच बीटा ब्लॉकर also used in the RX का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अब देखें व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म? इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, दैट इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। अब सुन ले, जो T3 हार्मोन है दैट इज मोर एक्टिव, T4 हार्मोन इज लेस एक्टिव। सेल पे काम करने वाला T3 है, लेकिन बॉडी के अंदर 7% T3 होता है और 93% T4 होता है। इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है, लेकिन मोस्ट एक्टिव कौन सा है? T3 है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 3 आयोडीन है और इसमें 4 आयोडीन है। अगर इससे हम एक आयोडीन को रिमूव करें, सुन ले, आयोडीन, तो 4 से अगर एक रिमूव करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा? T3। तो T4 कैन कन्वर्ट इनटू T3 बाय एडिशन ऑफ आयोडीन या रिमूवल। उस एंजाइम को कहते हैं डी आयोडीनेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? डी आयोडीनेज। ऐसा एंजाइम जो T4 से आयोडीन रिमूव करे और वो T4 को किस में कन्वर्ट करे? T3, दैट इज डी आयोडीनेज। लेकिन याद रखें कि T3 को हम T4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बॉडी के साथ ऐसा एंजाइम है कि वो आयोडीन तो रिमूव कर सकता है, आयोडीन ऐड नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं? आप लोगों से अगर कोई ये सवाल करे कि यार एक्टिव ये है और ज़्यादा देर तक ये ज़्यादा ये है, तो फिर फ़ायदा की? ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा? T3 में कन्वर्ट होगा। अब याद रखें, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर T3 T4 का लेवल क्या होता है? ज़्यादा। तो इसका मतलब ज़्यादा T4 किस में कन्वर्ट होता है? T3। तो सिम्टम ज़्यादा होते हैं। हमारा टारगेट ये है हाइपरथायराइड पेशेंट में कि T4 की कन्वर्जन T3 में क्या करें? कम। तो किस एंजाइम को ब्लॉक करना है? डी आयोडीनेज। सो ऐसा बीटा ब्लॉकर कि बीटा रिसेप्टर के साथ साथ किसको भी ब्लॉक कर सकता है? डी आयोडीनेज, वो प्रोप्रानोलोल है, एंड्राल है। तो एंड्राल हाइपरथायराइड पेशेंट भी लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे लेके दैट इज प्रोप्रानोलोल। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि व्हाट इज द बीटा ब्लॉकर विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, तो उसका आंसर क्या है? प्रोप्रानोलोल। इसका वजह क्या है? because it decrease the conversion of T4 into T3 by blocking deaiodenase enzyme। याद रहेगा क्या नहीं? ये हाइपरथायराइड लोग लेते हैं, लेकिन ये हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम में मजीद पढ़ेंगे। ये पेरिफेरली जहाँ पे T3 ने काम करना है, इसको पेरिफेरल कन्वर्जन कहते हैं। टारगेट एरिया में ये कन्वर्ट होता है, तो ये deaiodenase को क्या करता है? काम करता है। T3 हार्मोन एक्टिवेट बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट और टेकेकार्डिया होता है। हाइपरथायराइड पेशेंट में टेकेकार्डिया। तो प्रोप्रानोलोल ये तो नॉन सेलेक्टिव है, इसका बीटा 1 एक्टिविटी भी है, तो ये बीटा 1 पे जाकर काम करेगा, तो हार्ट रेट भी क्या करेगा? काम करेगा। तो ये तो हाइपरथायराइड पेशेंट में एक हार्ट रेट काम करेगा और एक T4 का T3 में कन्वर्जन भी काम करेगा, इसलिए ये हम हाइपरथायराइड पेशेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखे विच बीटा ब्लॉकर, नेक्स्ट लिखे विच बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन या leads to dyslipidemia। What is dyslipidemia? Abnormal level of lipids, मतलब लिपिड्स को डिरेंज करना। LDL HDL का नाम सुना है क्या नहीं? इसका मतलब वो कौन सा बीटा ब्लॉकर है, अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करें तो उससे बॉडी के अंदर लिपिड लेवल ख़राब हो सकता है। वो मेटोप्रोलोल है। क्या है? मेटोप्रोलोल। इसलिए जब भी हम मेटोप्रोलोल किसी को लिखते हैं और लॉन्ग रन के लिए लिखते हैं, तो हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना चाहिए। इस बंदे का अगर लिपिड ओबेसिटी है या लिपिड प्रोफाइल पहले से ख़राब है, तो उसमें हम मेटोप्रोलोल नहीं दे सकते। क्लियर है? और आखिर लास्ट MCQ देखें कि विच बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लाउकोमा। किस में यूज होता है? ग्लाउकोमा। और ग्लाउकोमा के अंदर फॉर द पर्पस टू डिक्रीज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर इज अ फ्लूइड इन द आई, ये नॉर्मल होता है। और एक्वस ह्यूमर को कम करने के लिए ग्लाउकोमा में ड्रॉप की शक्ल में जो बीटा ब्लॉकर यूज होता है दैट इज कॉल्ड टीमोलोल। वो क्या है? टीमोलोल। इसके आई ड्रॉप्स मिलते हैं। और ये आप लोगों को बताया है कि आइस के अंदर सिलियरी बॉडी होती है और वो क्या बनाता है? एक्वस ह्यूमर। और ग्लाउकोमा डिजीज के अंदर एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन क्या होती है? ज़्यादा। तो आंख के ऊपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा। इसको हम कहते हैं
इंट्रा अकुलर प्रेशर। क्या कहते हैं? इंट्रा अकुलर। इंट्रा मीन विद इन, अकुलर मीन आई। इंट्रा अकुलर प्रेशर हम सब का है क्योंकि हम सब में एक्वस ह्यूमर होता है और नॉर्मल इंट्रा अकुलर प्रेशर 10 से 20 होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि नॉर्मल इंट्रा अकुलर प्रेशर कितना होना चाहिए, 10 से 20, ग्लोकोमा में ये 30-35 होता है क्योंकि ग्लोकोमा के अंदर एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो हम फिर आई ड्रॉप्स की शक्ल में ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करें और आइस के ऊपर प्रेशर भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसके लिए हम टीमोलोल देते हैं। ये 4 बातें जो आप लोगों को लिखवाई है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मतलब कौन सा बीटा ब्लॉकर किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। तो प्लीज एस्मोलोल फॉर ओटी डिक्रीज ब्लड प्रेशर, प्रोप्रानोलोल फॉर हाइपरथायराइडिज्म, बीटा ब्लॉकर लीड्स टू डिस्लिपिडीमिया, वो मेटोप्रोलोल है। और जो टीमोलोल है ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर को कम करने के लिए किस डिजीज में देते हैं, ग्लोकोमा में देते हैं। ठीक है जी, ये इसके जनाब मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हाँ इधर एक और पॉइंट लेके, यहाँ पे देखे जिस ड्रग के आखिर में ओल आ जाए लाइक नेविडोलोल, कार्बिडोलोल, ये सारे के सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। मैं आप लोगों को आसानी के लिए जिस बीटा ब्लॉकर के आप लोगों को एग्जाम में आता है कि कौन सा सेलेक्टिव है कौन सा नॉन सेलेक्टिव है, तो इसका एक फार्मूला ये है कि जिस बीटा ब्लॉकर में पहला वर्ड ए और कहाँ के दरमियान है, एम, जिस तरह बी है ब्यूटॉक्सिलोल है, सी है कार्बिडोलोल है, इसका मतलब यह है कि ए से लेके कहाँ तक, एम तक जितने भी स्टार्टिंग वर्ड है बीटा ब्लॉकर में वो सारे सेलेक्टिव होते हैं। फिर एम के बाद क्या स्टार्ट होता है, एन, तो एन के बाद जेड तक जितने भी वर्ड है वो नॉन सेलेक्टिव के अंदर आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ए से लेके एम तक जो पहला वर्ड होगा बीटा ब्लॉकर में वो सेलेक्टिव के लिए होगा और एन से लेके जेड तक जितने बीटा ब्लॉकर आएंगे वो नॉन सेलेक्टिव होंगे। तो ये भी तरीका है आप लोगों को याद करने के लिए, अगर इस तरह याद करें दैट विल बी हेल्प यू टू मेमोराइज इजीली द सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अब लेके यूजेस, ओवरऑल यूजेस क्या है कि बीटा ब्लॉकर को हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, व्हाट आर द यूजेस। शाबाश, बीटा ब्लॉकर का काम बीपी को बढ़ाना है कि कम करना है, कम करना है। तो इसका एक यूज है हाइपर टेंशन, किसमें यूज कर सकते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके ओके, अगर पल्पिटेशन हो मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर। तो लेके पल्पिटेशन, और अगर हार्ट के अंदर रिदम एबनॉर्मल हो जाए दैट इज कॉल्ड कार्डियक एरिथमियाज। इसको क्या कहते हैं, कार्डियक एरिथमियाज। वी विल डिस्कस दिस लेटर। लेकिन व्हाट इज एरिथमियाज, एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, एबनॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। और याद रखें जब एरिथमियाज होती है, रिदम खराब हो जाती है तो हार्ट का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मली पर मिनट हार्ट रेट 60 से 100 होता है, एरिथमियाज के अंदर हार्ट रेट 300-200 पे चला जाता है। तो हमने पल्पिटेशन को कम करने के लिए क्या देने हैं, बीटा ब्लॉकर देने हैं। फिर इसके बाद लेके नेक्स्ट कंडीशन वेयर वी कैन यूज बीटा ब्लॉकर दैट इज एंजाइना। किस पेशेंट में, एंजाइना पेशेंट में। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट विच लीड टू चेस्ट पेन दैट इज कॉल्ड ऑफ एंजाइना। एंजाइना पेशेंट में बीटा ब्लॉकर इसलिए देते हैं, ये जनाब ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन डिलीवरी हार्ट को क्या करती हैं, ज़्यादा करती हैं। तो इसमें भी यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी दे सकते हैं, जिसको हार्ट अटैक होता है तो वो लोग भी बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर, हाँ जी, और कहाँ पे दे सकते हैं, व्हाट आर द अदर एरिया वेयर वी कैन गिव। तो ग्लोकोमा अभी बताया है कि नहीं, तो ग्लोकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर देते हैं, शाबाश, दैट इज टीमोलोल। ये जो टीमोलोल है ये हम ग्लोकोमा में दे सकते हैं, इसके साथ ब्रैकेट में वैसे लेके ताकि याद रहे, टीमोलोल। फिर हाइपरथायराइडिज्म में दे सकते हैं कि नहीं, बीटा ब्लॉकर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, और इसमें जनाब प्रोप्रानोलोल देते हैं, कहते हैं प्रोप्रानोलोल। बात समझ रहे कि नहीं? सो प्रोप्रानोलोल इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, एरिथमियाज को, एंजाइना को, ग्लोकोमा के अंदर, हाइपरथायराइड पेशेंट के अंदर, इन सब के अंदर जनाब हम क्या यूज करेंगे, बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे। अब लिखे कंट्रा इंडिकेशन, जहां पे यूज नहीं कर सकते, तो लिखे कंट्रा इंडिकेशन कि ऐसी बातें जहां पे बीटा ब्लॉकर हम यूज नहीं करेंगे। ये तो इंडिकेशन है, यूज का मतलब इंडिकेशन, लेकिन वो बातें जहां पे हम ये यूज नहीं करेंगे उसको क्या कहते हैं, कंट्रा इंडिकेशन। शाबाश, आप लोग बताएं ये हम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हाँ, आस्थमा पेशेंट, लेकिन नॉन सेलेक्टिव वाले, कौन से, नॉन सेलेक्टिव।
तो यहाँ पे लेके आस्थमा एंड COPD दोनों में हम यूज नहीं करते, क्योंकि इन दोनों में ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। लेकिन सेलेक्टिव यूज करेंगे कि नहीं, यस। तो आप लोग यहाँ पे लेके साइड पे कि हम यूज तो नहीं करेंगे कौन से, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, स्पेशली प्रोप्रानोलोल, ठीक है, ये कॉमनली याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट लेके, हाँ जी, हार्ट फेलियर में हम ये यूज नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि क्लिनिकल है। हार्ट फेलियर दो तरह की होती है, कंपनसेटेड एंड अनकम्पनसेटेड। अगर ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट कोशिश कर रहा है कि वो ब्लड पंप करे किसी न किसी तरीके, वो कंपनसेटेड है, उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ दे तो उसमें हम फिर नहीं। तो बीटा ब्लॉकर शुड बी नॉट गिवन इन अनकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है, लेकिन उस पर भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, किस में नहीं दे सकते, ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि बीटा ब्लॉकर का काम हार्ट रेट को कम करना है। अगर पहले से किसी का हार्ट रेट कम है तो हम ये यूज कर सकते हैं, नहीं दे सकते। नेक्स्ट लिखे हार्ट ब्लॉक, किस में नहीं दे सकते, हार्ट ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि अगर हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन नहीं है या हार्ट के अंदर हमारे पास क्या नहीं है, मतलब इम्पल्स कंडक्शन नहीं है, ऐसे नोट, ए बी नोट का नाम सुने कि नहीं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं, अगर कंडक्शन हार्ट के अंदर नहीं है, हार्ट ब्लॉक है, तो हार्ट ब्लॉक से मुराद ये है कि उसका रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया है, और बीटा ब्लॉकर तो और भी ब्रेडिकार्डिया करेगा, तो हार्ट ब्लॉक्स में भी हम ये यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी वो बातें हैं जहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करते, ये कंट्राइंडिकेशन है। तो आज के बाद इतना याद रखें, प्रैक्टिकली जब भी कोई बंदा आए तो आप उससे पूछें कि आप आस्थमेटिक है कि नहीं, या आपको सांस लेने का मसला है कि नहीं। अगर वो है, उसको है, लेकिन वो बीटा ब्लॉकर भी लेना चाहे तो फिर सेलेक्टिव देंगे, लेकिन एटलीस्ट नॉन सेलेक्टिव नहीं देंगे, क्योंकि दे कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और आखिर में लेके ये मतलब इंसुलिन थेरापी के साथ नहीं दे सकते, किसके साथ, इंसुलिन। मैंने कल बताया था इंसुलिन थेरापी के साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि बीटा ब्लॉकर कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, ये ग्लूकोज लेवल क्या करते हैं, कम करते हैं, और इंसुलिन भी ग्लूकोज क्या करता है, कम करता है। लेकिन आप लोगों को बहुत सारे लोग सोसाइटी में मिलेंगे कि वो इंसुलिन भी लेंगे और वो साथ में प्रोप्रानोलोल भी लेंगे। अब आप लोग कहोगे कि थ्योरी तो गलत है। याद रखें, अगर आप नॉन सेलेक्टिव, इसको हम कहते हैं रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन। रिलेटिव का मतलब कुछ लोगों को दे भी सकते हैं, कुछ को नहीं दे सकते। अब इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन या एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन वो होता है जिसमें हम बिल्कुल नहीं देंगे। रिलेटिव मीन के रिस्क बेनिफिट को देखते हुए हम दे भी सकते हैं। अब देखें, आप एक पेशेंट को एंड्राल देते हैं और वो डायबिटिक है, क्या ले रहा है, इंसुलिन, तो आप उसको बताएं यार देखे इंसुलिन का काम ग्लूकोज को कम करना है और एंड्राल भी ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है। ये दोनों काम करता है, क्योंकि एंड्राल का काम हाइपोग्लाइसीमिया है और इंसुलिन का काम भी हाइपोग्लाइसीमिया, और हमारी ब्रेन को तो ग्लूकोज चाहिए। आप किसी भी टाइम बेहोश हो सकते हैं, क्लियर है। तो उस बंदे को क्या बताना है, अगर आप एंड्राल खाओगे इंसुलिन के साथ तो हर 4 से 5 दिन के बाद अपना शुगर लेवल चेक किया करें, क्या क्या, शुगर लेवल, उस पर मॉनिटरिंग करें। अगर आपको लगे कि आपका शुगर फॉल हो रहा है तो फिर इंसुलिन के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, एंड्राल का। तो जो लोग क्लोजली स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं ग्लूकोज लेवल, तो तब उसको इंसुलिन के साथ क्या दे सकते हैं, एंड्राल दे सकते हैं। लेकिन अगर मॉनिटर नहीं कर सकते तो उसको फिर नहीं दे सकते, क्योंकि बोथ कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है जी, ये दोनों हाइपोग्लाइसीमिया करा सकते हैं। अब आखिर में लेके अगर बीटा ब्लॉकर हम यूज करें ज़्यादा, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी क्या है बीटा ब्लॉकर ज़्यादा यूज की वजह से, हाउ द पेशेंट प्रेजेंटेड। तो लेके टॉक्सिसिटी, बीटा ब्लॉकर ज़्यादा की वजह से व्हाट विल बी द आउटकम विच इज साइड इफेक्ट्स। तो लेके टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ओके, अगर हम बीटा ब्लॉकर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फर्स्ट साइन इज ब्रेडिकार्डिया, क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके, अगर हम बीटा ब्लॉकर ज़्यादा यूज करेंगे और पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो वो मसला ज़्यादा होगा कि कम, ज़्यादा। तो लेके एक्सासर्बेशन ऑफ हार्ट फेलियर, एक्सासर्बेट हार्ट फेलियर, इसलिए कहते हैं कि कोशिश करें कि हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर यूज हो ना करें। क्लियर है कि नहीं,
बीटा ब्लॉकर यूज हो ना करें। इसका मतलब ये है कि एक्सासर्बेशन में, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आखिर में बताऊंगा, मुझे याद कराना कि हार्ट फेलियर में कब हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, उसके बारे में लास्ट में एक दो बातें बताऊंगा, ठीक है, मुझे याद कराना। तो पहले तो याद रखें कि बीटा ब्लॉकर ज़्यादा यूज़ की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट फेलियर की मसला मजीद बढ़ सकता है। और नेक्स्ट लिखे टेपरिंग ऑफ, इसका मतलब ये है, टेपरिंग ऑफ का मतलब ये है, टेपरिंग ऑफ इट्स मीन कि अगर आप किसी को बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते से और फिर वो नहीं लेना चाहता, तो एकदम स्टॉप ना करें, उसको डोज रिडक्शन करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टॉप करें। अगर वो 10 mg का टैबलेट ले रहा था, उसको पता है कि 3 दिन तक 5 mg ले ले, फिर 3 दिन तक 2.5 mg और फिर ख़त्म करें। तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग डोज रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, टेपरिंग कहते हैं। अगर ये टेपरिंग ना करें, फॉर एग्जांपल ना करें, बीटा ब्लॉकर हम यूज़ करते थे कि हार्ट रेट को क्या करें, कम, और अगर एकदम आप छोड़े तो शूट अप, फिर हार्ट रेट क्या हो जाएगा एकदम, इसको कहते हैं रीबाउंड टैकेकार्डिया। इसको क्या कहते हैं, रीबाउंड टैकेकार्डिया। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बीटा ब्लॉकर को एकदम ही छोड़ें तो मतलब हार्ट रेट मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, इसको रीबाउंड टैकेकार्डिया, और हार्ट रेट ज़्यादा का मतलब बीपी ज़्यादा, तो रीबाउंड हाइपरटेंशन। इसलिए एग्जाम में आता है हाउ यू विल काउंसल द पेशेंट फॉर बीटा ब्लॉकर। किसी ने अगर बीटा ब्लॉकर ज़्यादा देर तक यूज़ करने होंगे और फिर उसने ख़त्म करने हैं, तो कोशिश करें कि इसका डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करें और 1-1.5 हफ्ते में उसको क्विट कराएं, एकदम ना छोड़े, वरना इसका ब्लड प्रेशर और इसका हार्ट रेट एकदम से दोबारा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट लिखे अनदर इज आस्थमा एक्सासर्बेशन। हो सकता है कि नहीं, अगर एक पेशेंट है उसको हम बीटा ब्लॉकर देंगे ज़्यादा और वो नॉन सेलेक्टिव हो और पेशेंट आस्थमेटिक हो, तो उसका कंडीशन ख़राब हो सकता है कि नहीं, तो आस्थमा एक्सासर्बेशन कर सकता है। बीटा ब्लॉकर हमेशा जब हम यूज़ करेंगे तो वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर ब्लड शुगर। किसको मॉनिटर करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल, क्योंकि बीटा ब्लॉकर कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, ये ग्लूकोज को कम करता है। इसलिए बीटा ब्लॉकर के साथ हर 2 हफ्ते के बाद, याद रखें अगर इंसुलिन के साथ बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो 1 हफ्ते में एक ब्लड ग्लूकोज क्या करे, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर क्या करे। लेकिन अगर एक बंदा आम बंदा है वो बीटा ब्लॉकर ले रहे बहुत टाइम से, तो उसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते के बाद एक क्या करना चाहिए, ब्लड शुगर, बिकॉज इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है अगर हम बीटा ब्लॉकर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हार्ट रेट क्या होगा, कम, तो कार्डिक एक्टिविटी कम होगी, तो बीपी कम, तो लो बीपी, इससे क्या हो सकती है, लो बीपी फॉर एग्जांपल हाइपोटेंशन करा सकती है, ये हाइपोटेंशन करा सकती है। इसलिए अगर ज़्यादा बीटा ब्लॉकर बंदा ले तो उसको डेजीनेस होता है, फटीग होता है और पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है। उसकी बीपी जब हम चेक करते हैं तो वो नॉर्मल से क्या आता है, कम आता है। इसलिए याद रखें, बात नहीं, इसलिए याद रखें कि बीटा ब्लॉकर का मतलब यह है इसकी यूज़ की वजह से हमने स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है कि पेशेंट की डेली बीपी क्या है। अगर बीपी कम होती रही तो हम फिर डोज को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर तो तब देते हैं जब हम हाई ब्लड प्रेशर को लो करेंगे, और अगर ये ज़्यादा देंगे तो नॉर्मल बीपी भी लो हो जाएगी। हाइपरटेंशन इज़ नॉट डेंजरस, हाइपोटेंशन इज़ वेरी डेंजरस। बीपी अगर कम हो जाए तो वाइटल ऑर्गन इज सफर इंक्लूडिंग द ब्रेन, तो इससे हाइपोक्सिया होगा और स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। और आखिर में अगर हम बीटा ब्लॉकर ज़्यादा यूज़ करें, नॉन सेलेक्टिव वेसल में कौन सा रिसेप्टर है, बीटा 1 या बीटा 2, ब्लड वेसल में बीटा 2, क्योंकि 1 तो सिर्फ हार्ट में है और किडनी में है, बीटा 2 ब्लड वेसल में है। अगर उसमें हम वो एक्टिवेट करते तो क्या होता, वेजो डायलेशन। लेकिन याद रखें अगर हम मतलब क्या करें, उसको ब्लॉक करें तो वेजो कंस्ट्रक्शन, तो ये हम देते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में। किसमें, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अगर एक पेशेंट है पोस्टल हाइपोटेंशन है, आर्थोस्टैटिक, तो हमने वेसल को क्या करना है, हाँ जी, कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। इसका ये जनाब यूज आ सकता है। और हाँ जी ओके, इस पे हम नज़र रखेंगे। ये इसमें लेके इंडिकेशन है, ये इसका क्या है, इंडिकेशन। ये टॉक्सिसिटी का पार्ट नहीं है, बिल्कुल यू आर राइट, लेकिन ये इंडिकेशन है। लेकिन हम इसमें देंगे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, तो ये इंक्रीज टीपीआर, टोटल पेरिफेरल वेजो या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से वेसल के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, इस्कीमिया के चांसेस हो सकते हैं।
तो ये इस्कीमिक चेंजेस भी ला सकते हैं, लेकिन वो मैं अलग पढ़ाता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लिखे इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इम्पेयर्ड, इसका मतलब ये है, ये MCQ अभी NLE में आता, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन कैसे। अब मुझे ये बताए कि β2 रिसेप्टर ये वेसल में होते हैं क्या नहीं, हाँ β2 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, वेसल में। अगर हम वो एक्टिवेट करते तो वेजो डायलेशन होता, क्या होता, वेजो डायलेशन। अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो वेजो, तो ब्लड सप्लाई टू एवरी ऑर्गन क्या हो जाता है, कम। कंस्ट्रक्शन मीन के ब्लड सप्लाई कम, एंड द फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ बीटा ब्लॉकर वेजो कंस्ट्रक्शन इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो कौन से ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो बीटा ब्लॉकर इन द लॉन्ग रन कैन कॉज एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये क्या करा सकती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड इसको हम कहते हैं इम्पोटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पोटेंस। इसका मतलब ये है कि द पेशेंट विल कंप्लेन एरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोटेंस। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन 8 नंबर, ओके। सर्कुलेशन इम्पेयर्ड, सॉरी सर्कुलेशन इम्पेयर्ड, इसका मतलब यह है कि नॉर्मल ब्लड वेसल की ये टेक्सचर को खराब करता है। नॉर्मली β2 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट करे तो वेजो डायलेशन होती है, लेकिन अगर हम ब्लॉक करें तो वेजो कंस्ट्रक्शन, तो ब्लड सप्लाई टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल ये कम पड़ जाती है। और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या सेक्सुअल डिसफंक्शन कराते हैं, इट इज कॉल्ड इम्पोटेंस। ये हर साल एग्जाम में आता है कि वो कौन सा ड्रग है, अगर वो हार्ट रेट कम करने के लिए ज़्यादा लंग रन में यूज़ करे, इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ इम्पोटेंस, तो वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, पॉलीसिस्टिक किडनी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये ब्लड फ्लो किडनी को कम करेगी, तो इसका मतलब रीनल इस्कीमिया करा सकता है। और सिस्ट को अगर फ्लूइड ना मिले, ब्लड ना मिले, इट बिकम वर्स इन द कंडीशन, तो मतलब लंबर पेन हो सकती है, लंबर टेंडरनेस हो सकती है, बिल्कुल इसके ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन नॉट डायरेक्टली। क्लियर है। अब ये सारी की सारी चीज़ें याद रखें, हमने ये सारे के सारे जनाब लास्ट में लेके नो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है दीज पॉइंट, डॉक्टर कहते हैं कि ये सारे बातें आपको बीटा ब्लॉकर के लिए आने चाहिए। नो दीज पॉइंट आर क्रिटिकल व्हेन यू यूज बीटा ब्लॉकर। ये हमारे पास ये सारी बातें जो हैं, ये हमने क्या लिखा है, बीटा किसके, ब्लॉकर्स के, ठीक है। तो देखें बीटा ब्लॉकर जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ई फॉर एक्सासर्बेट दी हार्ट फेलियर, फिर टी फॉर टेपरिंग ऑफ, आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे वरना रिबाउंड टैकिकार्डिया होगा। आज ए फॉर आस्थमा एक्सासर्बेशन, फिर इसमें बी फॉर ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, ये हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, और एल फॉर लो बीपी करा सकता है, ओ फॉर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं और उसकी वजह से क्या हो सकता है, इस्कीमिया। और यहाँ पे सी फॉर सर्कुलेशन इम्पेयर्ड, और के फॉर नो दिस पॉइंट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है क्या नहीं। इसका मतलब ये है अगर ये बीटा ब्लॉकर्स इस तरह आप लोग सिर्फ अपने आप को लेके एक दफ़ा लिखना है, फिर इसको रिकॉल करना है कापी में, बस जल्दी जल्दी इस तरह हम लिखते हैं यार बीटा ब्लॉकर बी पर ये बस फार्मा यही है, इस तरह कुछ पॉइंट्स याद रखे, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब इसमें से अगर आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो नंबर 1, लॉन्ग रन में बीटा ब्लॉकर इन मेल कैन कॉज इम्पोटेंस विच लीड्स टू व्हाट, आंसर इज एरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी। हाउ, अब ये डॉक्टर को पता होना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर है कि सर β2 रिसेप्टर इन द वेसल एक्टिवेशन से वेजो डायलेशन होती है, और अगर वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड सप्लाई टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज़्यादा होगी एंड दैट विल वर्क। लेकिन अगर हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करें तो β2 ब्लॉक की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, तो ब्लड सप्लाई टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम हो जाएगी, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेगी विच लीड टू इम्पोटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कि नॉन सेलेक्टिव हम किस में यूज़ नहीं करेंगे, आस्थमा में। वजह यह है कि आस्थमा में पहले से ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, और नॉन सेलेक्टिव β2 ब्लॉकर अगेन कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो उसमें हम सेलेक्टिव देंगे कि नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव देंगे क्योंकि नॉन सेलेक्टिव β2 पे भी काम करता है। और वो कौन सा टेस्ट है जो हम बीटा ब्लॉकर के साथ करते रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल इन ऑर्डर टू सी दैट हाइपोग्लाइसीमिया। ये 3 पॉइंट्स आपको थ्योरी में पास करने के लिए या डॉक्टरी का सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, लेकिन जो पेशेंट की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो टेपरिंग है। क्या है, टेपरिंग है। आप क्लिनिक में बैठे हैं,
किसी को एंड्राल दे रहे, उसको हाइपर क्या है, थायराइडिज्म है। अब हाइपर थायराइडिज्म एक क्रॉनिक कंडीशन है, इसमें लोग महीना 2-3 महीने भी ड्रग लेते हैं। तो अगर एक बंदे को आप 2 महीने की ड्रग लेकर रहे हैं तो आप उसको बताएं कि 2 महीने के बाद ये ड्रग डायरेक्ट ना छोड़ें, वरना आपकी जो मसाइल है, आपकी जो सिम्टम है वो दोबारा भी आ सकते हैं, ज़्यादा सीवियर आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा नेक्स्ट विजिट में कि आपने ये ड्रग एज इट इज लेना है या उसकी डोज में कमी करनी है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसको हम डायरेक्टली क्विट नहीं कर सकते, वरना विदड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। क्या आते हैं? इसको विदड्रॉल सिम्टम कहते हैं। अगर आप एक ड्रग को विदड्रॉ करें और दोबारा वो सिम्टम आ जाए तो उसको हम विदड्रॉल सिम्टम। बीटा ब्लॉकर हम यूज क्यों करते थे? जिसपे हम हार्ट रेट को क्या करते हैं, कम। तो बीटा ब्लॉकर यूज फॉर टेकिकार्डिया, और अगर आप एकदम छोड़ दे तो बॉडी दोबारा शूट अप कर जाएगी, तो लीड्स टू रिबाउंड टेकिकार्डिया। क्लियर है? इस वजह से हम बीटा ब्लॉकर को डायरेक्टली क्विट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कल से इंशाल्लाह माइक्रो स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एंडो एज इट इज चलेगी। माइक्रो बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी के सिर्फ टेबल है, 5-6 लेक्चर का गेम है, मैक्सिमम 7। इसके बाद इंशाल्लाह एंडो के साथ एनाटॉमी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सिरे से। ठीक है, हाँ, 1 पॉइंट वेरी गुड। इसने देखे हार्ट फेलियर में अगर आप लोगों को कोई कहे इधर फोकस करे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आखिर में सीख जाओगे। हार्ट के अंदर ब्लड आती है और जब वो फेल होते हैं तो वो ब्लड इजेक्ट भी करते हैं। पंपिंग आर्गन कौन है? हार्ट है। हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है उसको सिस्टोल कहते हैं और उसकी रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। ये तो सबको पता है ना। अब मुझे ये बताया कि अगर हार्ट रिलैक्स पड़ा है, रिलैक्स बिल्कुल, वो क्या नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब उसमें डायस्टोल तो है लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, इसको कहते हैं सिस्टोलिक फेलियर। इसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक फेलियर। अब सुन ले, एक हार्ट है वो इस तरह हो रहा है तो पल्पिटेशन है, हार्ट रेट क्या है, ज्यादा है, तो उसका सिस्टोलिक ज्यादा है, डायस्टोलिक टाइम कम है। और हार्ट को इनफ ब्लड किस फेज में आती है? तो अगर वो इस तरह कर रहा है तो वो इनफ ब्लड ले सकेगा, क्योंकि डायस्टोलिक टाइम क्या है, कम है, तो ब्लड इजेक्शन क्या है, कम है, तो उसको डायस्टोलिक फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर में भी सिस्टोलिक और इट में भी डायस्टोलिक। अगर एक पेशेंट में हार्ट रेट इस तरह है, रिदमिया है और हार्ट बाहर नहीं निकल रहा, तो हार्ट फेलियर है कि नहीं? तो हम पेशेंट को ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम रेट को क्या करें, कम करें और डायस्टोल को बढ़ाए, तो तब हम बीटा ब्लॉकर देंगे। लेकिन हाँ, तब बीटा ब्लॉकर, क्योंकि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक मैक्सिमम फिलिंग होगी तो मैक्सिमम इजेक्शन होगी। तो सिस्टोलिक फेलियर में हम बीटा ब्लॉकर नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हार्ट रिलैक्स है और ये मजीद रिलैक्स करेगा, तो सिस्टोलिक फेलियर में नहीं देते, डायस्टोलिक फेलियर में बीटा ब्लॉकर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके, इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 9। कल कोशिश करें टाइम पे, जुम्मे का दिन है तो 9 बजे इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। आपको काम पे लगाए हैं बार बार यार, सॉरी। आप लोगों का काम यह है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये एक अच्छा सेगमेंट है। आज घर जाके कोशिश करें 20 मिनट सही, 15 मिनट सही, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को जितने पेजेस में आप लोगों ने लिखा है उसको डिवाइड करें कि यार मैंने ये 10 पेजेस में लिखा है और मैंने दिन में 1 पेज करना है। चाहे भले 10 दिन उस पर लगाए, लेकिन एक दफ़ा दोबारा खुद पढ़ोगे तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलोगे। और जो चीज़ आज मैंने ख़त्म की है और कल दूसरी चीज़ आएगी और आप ये ना पढ़े तो फिर भूल जाओगे। तो आज से जाकर ये अहद करें कि मैंने 1 पेज पढ़ना है, लेकिन जो सिस्टम ख़त्म होगा उसको मैंने रिवाइज करना है। डेली का लेक्चर तो देखोगे, लेकिन जो चीज़ ख़त्म होगी उसको भी रिवाइज क्या करें। फिर भी कहीं पे क्वेश्चन है, कोई मसला है, किसी भी टाइम आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।